आपको, ठीक है। आ जाइए अब, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है अष्टाध्यायी में। किस में मिलता है? अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में मिलता है। और जो अष्टाध्यायी है, अगर हम अष्टाध्यायी की बात करें तो जो अष्टाध्यायी है इसके रचयिता पाणिनि है, और यह एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। समझिए, यह एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, और इसकी रचना किसने किया है? पाणिनि ने किया है। तो याद रखिएगा आप। तो भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में है? किसमें है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किस प्रकार का ग्रंथ, किस प्रकार का ग्रंथ है? इसके रचयिता आगे अर्थशास्त्र, इसकी रचना कौटिल्य ने किया है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। इससे हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो अर्थशास्त्र से हमें कौन साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त? कौन साम्राज्य? कौन साम्राज्य? ए हीरो, पंखा सही कीजिए, हवा लगे, हवा नहीं लग रहा है, ठीक है। हाँ, देख लीजिए सही से। आर्यभट्टियम, इसकी रचना आर्यभट्ट ने किया है। किसने किया है? आर्यभट्ट। और इससे हमें गुप्त काल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। किस विषय में? गुप्त काल। किस विषय में? गुप्त काल। आचरांक सूत्र, यह एक प्रकार का जैन साहित्य है, यह एक प्रकार का जैन साहित्य है, और इस साहित्य से हमें जैन धर्म को मानने वाले लोगों के आचार विचार नियम कानून के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। जैन धर्म को मानने वाले लोगों के आचार विचार नियम कानून के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऋग्वेदिक देवता मरुत। अगर मरुत की बात करें तो आंधी तूफान का देवता, आंधी तूफान का मरुत कौन विभाग का देवता है? मरुत कौन विभाग का देवता है? पूषण पशुओं का देवता, पूषण पशुओं का देवता। और जानते हैं, देखिए ऋग्वेदिक काल में पूषण पशुओं के देवता हुआ करते थे, और उत्तर वैदिक काल में ये शूद्र के देवता हो गए, शूद्र के देवता हो गए, समझ गए। जैसे ऋग्वेदिक काल में सरस्वती नदी की देवी हुआ करती थी, और उत्तर वैदिक काल में वो विद्या की देवी हो गई, और तब से लेकर आज तक वो विद्या की देवी ही बनी हुई है, समझ गए। अश्विन चिकित्सा के देवता, सोम वनस्पति के देवता। और एक प्रश्न, एक जानते हैं, ये प्रश्न बड़ी बदनाम प्रश्न है, और देखिए बदनाम प्रश्न उस प्रश्न को कहा जाता है जो प्रश्न हर परीक्षा पूछ दिया है। तो ये बड़ी बदनाम प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के जिस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है वह है नमा मंडल। कौन मंडल है? नमा मंडल। कौन मंडल है? नमा मंडल, समझ गए, नमा मंडल है। बड़ी बदनाम प्रश्न है, याद रखिएगा निश्चित तौर पे आप। तो आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4। चलिए, गुप्त काल में दान विभाग का अधिकारी कौन हुआ करता था? गुप्त काल में दान विभाग का अधिकारी अग्रहारिक हुआ करता था। कौन? अग्रहारिक। अग्रहारिक। गुप्त काल में दान विभाग का अधिकारी कौन हुआ करता था? अग्रहारिक। गुप्त काल में दान विभाग का अधिकारी, दान विभाग का अधिकारी। और देखिए ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल के दौरान कई सारे पदाधिकारी हुआ करते थे, लेकिन उन तमाम पदाधिकारियों में जो सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हुआ करता था उसका नाम था आपको कुमारामात। उसका क्या नाम था? कुमारामात। कुमारामात सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी कुमारामात ही हुआ करता था। और अल्टेकर नामक विद्वान ने, यानी अल्टेकर महोदय ने कुमारामात की तुलना आज के IAS से किया, IAS से किया है। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न काफी अच्छा है। आगे, महाछप्तलिक, अल्पटलिक लिख दिया है, लेकिन यहां पर महाछप्तलिक होगा, महाछप्तलिक होगा। आप इसको समझिएगा, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। तो महाछप्तलिक की अगर हम लोग बात करें तो गुप्त काल में लेखा विभाग के सर्वोच्च अधिकारी, गुप्त काल में जो है लेखा विभाग के सर्वोच्च अधिकारी, लेखा विभाग के सर्वोच्च अधिकारी, लेखा विभाग के सर्वोच्च अधिकारी, लेखा विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को महाछप्तलिक कहा जाता था। इसके बाद जो है महासंधि विग्रहक,
युद्ध एवं शांति विभाग, गुप्त काल में युद्ध एवं शांति विभाग के जो मंत्री हुआ करते थे, युद्ध एवं शांति विभाग, युद्ध एवं शांति विभाग के जो मंत्री हुआ करते थे उसी को महासंधि विग्रहक कहा जाता था, उसी को महासंधि विग्रहक कहा जाता था। समझ गए? तो याद रखिएगा इस बात को, ये दोनों महत्वपूर्ण है, तीनों महत्वपूर्ण है। समझ गए? तो एक सेकंड में आप हमको बताइए, गुप्त काल में लेखा विभाग के प्रधान अधिकारी क्या कहलाते थे? युद्ध एवं शांति विभाग के प्रधान, युद्ध एवं शांति विभाग। गुप्त काल के सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन हुआ करते थे? कुमारामात्य। कौन हुआ करते थे? कौन हुआ करते थे? और देखिए जो कुमारामात्य हुआ करते थे, जैसे देखिए जेपी सेतु इधर है और महात्मा गांधी सेतु इधर है, ये दोनों सेतु पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। तो उसी प्रकार से जो आपको कुमारामात्य हुआ करता था वह केंद्रीय नेतृत्व को स्थानीय नेतृत्व से जोड़ता था, केंद्रीय प्रशासन को स्थानीय प्रशासन से जोड़ता था। तो जो कुमारामात्य हुआ करते थे वे केंद्रीय प्रशासन को स्थानीय प्रशासन से आपस में जोड़ने का काम किया करता था। याद रखिएगा आप इस बात को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाले को सेनिया कहा जाता था। और भारतवर्ष के भीतर सर्वप्रथम नियमित और अस्थायी सेना रखने का काम हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने किया था, जिस वजह से बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था, जिस वजह से बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था। और बात अगर बिंबिसार की करे तो जो बिंबिसार थे, बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार युद्ध नीति, वैवाहिक नीति, मैत्रीवत नीति, युद्ध नीति, वैवाहिक नीति और मैत्रीवत नीति, इनके विषय में कहा जाता है 500 विवाह किए थे। समझ गए? 500 विवाह किए थे और उस माध्यम से जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किए। अब इसमें कितनी सच्चाई है और हमको तो लगता है ये अफवाह है। समझ गए? 500 विवाह मुश्किल है हो, 2 4 5 10 को ठीक है, 500 विवाह तो मुश्किल है। समझे? तो अफवाह है ही, समझे? लेकिन फिर भी इतिहासकार लिखता है तो मानिए आप इस बात को। चलिए आगे, अजातशत्रु की अगर हम लोग बात करें तो ये एक ऐसे शासक हुए जो अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया, बदले में अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था। उदाईन पाटलिपुत्रा नामक शहर को बसाया था। शिशुनाग ब्राह्मण था, शिशुनाग वंश के शासन की स्थापना की। अवंती जैसे क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय शिशुनाग को ही जाता है। मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासिरी नामक ग्रंथ की सुल्तान को समर्पित किया था। मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासिरी नामक ग्रंथ नासुरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था, नासुरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। और देखिए ध्यान दीजिएगा, नासुरुद्दीन महमूद बड़ी चरित्रवान शासक थे, बड़ी ईमानदार शासक थे। इनके विषय में इतिहास यह लिखता है कि यह एक ऐसे शासक थे जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करते थे। देखिए ये क्या करते थे, राजकाज के कार्यों से जब इन्हें समय बचता था तो ये टोपी सिया करते थे और उस टोपी को मार्केट में जो है बेचवा करके उससे जो धन प्राप्त होता था उसी से अपना जीवन यापन नासुरुद्दीन महमूद किया करते थे। बड़ी ईमानदार और चरित्रवान शासक थे ये। और इसी कारण जो है बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नासुरुद्दीन महमूद के साथ करवाया था और बलबन के ऊपर यह आरोप लगता है कि बलबन ने इसकी हत्या करवा दी। लेकिन इसको लेकर के इतिहासकार 2 भागों में बटे हुए हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बलबन ने इनकी हत्या करवाई है, कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ गए? और नासुरुद्दीन महमूद के बाद ही बलबन शासक बने थे, नासुरुद्दीन महमूद के बाद ही बलबन शासक बने थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब शासक नासुरुद्दीन महमूद हुआ करते थे उस समय में भी नासुरुद्दीन महमूद नाम मात्र के सुल्तान हुआ करते थे, बाद बाकी सब काम तो बलबन ही देखा करता था। क्योंकि सुल्तान के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद हुआ करता था उपसुल्तान का पद, उपसुल्तान का पद और उपसुल्तान यानी नायब का पद, उपसुल्तान यानी नायब का पद। और उपसुल्तान के पद पर कौन बैठा करते थे नासुरुद्दीन महमूद के समय? तो नासुरुद्दीन महमूद के समय उपसुल्तान के पद पर बैठा करते थे बलबन। तो सब शक्ति का प्रयोग तो बलबने करता था, ये बेचारा तो अपना नाम मात्र का शासक हुआ करता था। तो जो मिनहाज उस सिराज जिन्होंने तबकाते नासिरी लिखी है, जब आप तबकाते नासिरी को पढ़ेंगे ना तो जो तबकाते नासिरी है मोहम्मद गौरी के भारत विजय अभियान से लेकर 1260 ईस्वी तक के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और मोहम्मद गौरी ने भारत
का विजयी अभियान किया है 1192 ईस्वी में, जब मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध को जीता। तराइन के द्वितीय युद्ध को जीता, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो आप तबकात नासरी नामक ग्रंथ को पढ़ते हैं, तबकात नासरी नामक ग्रंथ में 1192 ईस्वी से 1260 ईस्वी तक के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। और जो आपको मिनहाज उस सिराज है, जिन्होंने तबकात नासरी लिखी है, ये इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? इल्तुतमिश। किसके दरबार में? इल्तुतमिश। ये जो है आपको इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे। ये बात भी आपसे पूछा जाता है कि मिनहाज उस सिराज की सुल्तान के दरबार में रहते थे, तो आंसर हो जाएगा आपको इल्तुतमिश। क्लियर? तो मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासरी नामक ग्रंथ की सुल्तान को समर्पित किया। नासरुद्दीन कौन शासक टोपी सीकर अपना जीवन यापन कर? नासरुद्दीन महमूद। मिनहाज उस सिराज किसके दरबार में रहता? किसके दरबार में? वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालिकोटा के युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया? सीजर फ्रेडरिक। सीजर फ्रेडरिक। सीजर फ्रेडरिक ये पुर्तगाल का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल। ये पुर्तगाल का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। और देखिए, आप सब लोग जानते हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हमेशा संघर्ष होता था, हां या ना? होता था। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जो है हमेशा संघर्ष होता था, हमेशा संघर्ष होता था। उसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन तालिकोटा के युद्ध से हुआ है। विजयनगर साम्राज्य का पतन कौन युद्ध से? विजयनगर साम्राज्य का पतन कौन युद्ध से? तालिकोटा के युद्ध से। और तालिकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ है? तालिकोटा का युद्ध कब हुआ है? और देखिए, जो तालिकोटा का युद्ध है, इस युद्ध को इतिहास में राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो तालिकोटा के युद्ध को इतिहास में किस किस नाम से जाना जाता है? राक्षसी तंगड़ी और बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? अब इसके बाद जो है आपको तालिकोटा के युद्ध से जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, तो इसके बाद पुर्तगाली यात्री सीजर फ्रेडरिक आया था, जिन्होंने इस बात का वर्णन दिया कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो चुका है। अब देखिएगा, सीजर फ्रेडरिक से पहले तथा तालिकोटा के युद्ध से पहले कई सारे विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आए हुए थे। उन यात्रियों का भी जो है आपको नाम दिया हुआ है, जैसे निकोलो कांटी हो गया, अब्दुल रज्जाक हो गया, नोनीज हो गया, डोमिंग पायस हो गया, बारबोसा हो गया। ये सभी ऐसे विदेशी यात्री है जो तालिकोटा के युद्ध से पहले विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आए हुए थे। इसमें अगर आप बात करेंगे अब्दुल रज्जाक फारस यानी ईरान का रहने वाला था। अब्दुल रज्जाक फारस यानी ईरान का रहने वाला था। और अब्दुल रज्जाक आया था देवराय द्वितीय के समय। किसके समय? देवराय द्वितीय के समय आया था। निकोलो कांटी इटली का रहने वाला था। यह आया था आपको देवराय प्रथम के समय। किसके समय? देवराय प्रथम के समय आया था। नूनीज पुर्तगाल का रहने वाला था। इसकी अगर हम लोग बात करें तो यह आया था अच्युत देवराय के समय। किसके समय? अच्युत देवराय के समय। और इन विदेशी यात्रियों के अलावा डोमिंग पायस और बारबोसा है। डोमिंग पायस और बारबोसा की अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों 1515-16 ईस्वी में कृष्णदेव राय के समय आया था। ये दोनों 1515-16 ईस्वी में कृष्णदेव राय के समय आया था। सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बल्लवाचार्य जानते हैं इसको देने के पीछे रीजन क्या है? पता है, याद नहीं रहता है। ठीक है, और याद नहीं रहता है, और जब भी प्रश्न देता है ना तो कूटे में देता है। आप यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट के देख लीजिए। जैसे आप रेलवे, एसएससी जैसे परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखते हैं, तो जैसे ई प्रश्न मिलता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, वैसे ही आप यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिए। आज तक के यूपीएससी के इतिहास में 1990 से लेकर के वर्तमान समय तक में हम दावा के साथ कह सकते हैं कि क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा होगा। समझिए, कम से कम 10 बार पूछा होगा 1990 से 2023, मतलब 30 बरस में ये क्वेश्चन 10 बार पूछा है। समझ गए? इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और विद्यार्थी फिर भी गलती करके आता है। जबकि कायदे से होना यह चाहिए कि इसका जो है एक डायग्राम बना करके याद नहीं रहता है, रूम में साट करके याद कर लेना चाहिए, सुबह शाम दोपहर देखना चाहिए इसको। बल्लवाचार्य पुष्टि मार्ग, बल्लवाचार्य पुष्टि मार्ग के संग रामानुज विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य द्वैतवाद, शंकर अद्वैतवाद, शंकर या शंकराचार्य अद्वैतवाद। समझ गए? तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो 1 मिनट में बता दीजिए। बल्लवाचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, शंकराचार्य,
शंकराचार्य कहिए या शंकर कहिए, दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग बात नहीं है, बल्कि दोनों एक ही बात। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? चौथ नाम से। किस नाम से? चौथ। चौथ, चौथ नाम से, चौथ नाम से। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में वह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया था। देखिए ध्यान दीजिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के दौरान हुआ, लेकिन इस युद्ध के दौरान ही एक अन्य युद्ध हुआ था 1781 ईस्वी में, जिसे पोर्टो नोवा का युद्ध कहा गया। और इस पोर्टो नोवा के युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो जो यह पोर्टो नोवा का युद्ध है, इस युद्ध में हैदर अली को पराजित किया था सर आयर कुट ने। हैदर अली को पराजित किसने किया था? सर आयर कुट ने। सर आयर कुट ने पराजित किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया? पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ है? कब हुआ है? अच्छा एक बात बताइए, मैसूर के शासक हैदर अली का निधन किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ? द्वितीय। कौन? द्वितीय। और टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान चौथा युद्ध के दौरान मारा गया। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट बना? देखिए ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता का नाम सुने आप? गोविंदपुर, कालीकाटा, सुतानती। सुतानती, गोविंदपुर, कालीकाटा, इन तीनों गांव को मिलाकर के कोलकाता नामक शहर जॉब चार्नक ने बसाया। उस कोलकाता में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने किया। कोलकाता में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया? लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों किया? तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि आईसीएस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए करवाया। और इस फोर्ट विलियम कॉलेज का जो प्रथम ब्रिटिश रेजिडेंट या प्रथम प्रशासक बनाया गया था वह चार्ल्स आयर को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? चार्ल्स आयर। किसे बनाया गया? चार्ल्स आयर। यानी फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन बना था? चार्ल्स आयर, सर चार्ल्स आयर। तो कौन फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट बना था? कौन बना था? फोर्ट विलियम कहां है? कहां है? कोलकाता। चुआर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए चुआर विद्रोह, अगर बात हम लोग चुआर विद्रोह की करें तो इसे जंगल महल आंदोलन भी कहा जाता है। चुआर विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो इसे जंगल महल आंदोलन भी कहा जाता है। और यह जो चुआर विद्रोह है, यह चुआर विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। और बंगाल के क्षेत्र में यह चुआर विद्रोह 1769 से 1809 के बीच हुआ था। और इस विद्रोह के कोई एक नेतृत्वकर्ता नहीं थे, बल्कि बहुत सारे नेतृत्वकर्ता थे। जगन्नाथ सिंह हो गए, दुर्जन सिंह हो गए, इन लोगों ने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। और अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? दुर्जन सिंह। क्या उत्तर हो जाएगा? दुर्जन सिंह। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दुर्जन सिंह। हाँ क्या? अरे वही है 69 से 1809। ये सब अलग अलग बुक जो है ना अलग अलग लिखता है, इस चक्कर में आप मत पढ़िए। हाँ हम ही बताएं, हम कहाँ बोल रहे हैं, हम ही थोड़े बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है, हम भी तो बोल रहे हैं। तो उस रोज कोई और बुक पढ़े होंगे, आज कोई और बुक पढ़े हैं, समझे? तो बुक कभी कभी कोई और पढ़ते हैं, ठीक है। तो 68 69 ठीक है, दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है। हाँ जी, हम कहाँ बोल रहे हैं गलत है? हम बोले हैं उसको वो गलत है, बताइए। हम बोले हैं गलत है, हम भी तो बोल रहे हैं सही है, वो भी, हम भी सही है, आप भी सही है, दोनों आदमी सही। चलिए आगे आइए। अब निम्न में से किसे जानते हैं? एगो बात नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था समाचार चंद्रिका। कौन? समाचार चंद्रिका, समाचार चंद्रिका। और देखिए समाचार चंद्रिका कौन प्रारंभ किया था? हो भगवती चरण बंदोपाध्याय। एगो भगवती चरण बोहरा है, वो क्रांतिकारी है, उसके विषय में नहीं बोल रहे हैं। भगवती चरण बंदोपाध्याय समाचार चंद्रिका निकाला था भगवती चरण
बंदोपाध्याय, भगवती चरण बंदोपाध्याय ने समाचार चंद्रिका प्रारंभ किया था। देखिए सुनिए, संवाद कौमुदी का नाम आपने सुना है? हाँ या ना? देखिए संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, लेकिन राजा राम मोहन राय जब संवाद कौमुदी निकाला करते थे तो उसमें राजा राम मोहन राय का सहयोगी हुआ करते थे भगवती चरण बंदोपाध्याय, लेकिन कुछ वजहों से दोनों के बीच मतभेद हो गया। और जब कुछ वजहों से दोनों के बीच मतभेद हो गया तो फिर ही अपना राजा राम मोहन राय के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के विरोध में या राजा राम मोहन राय के विरोध में जाकर के भगवती चरण बंदोपाध्याय ने इसकी शुरुआत की थी। तो आंसर हो जाएगा समाचार चंद्रिका। समझ गए? आगे बंगाल गजट है, यह भारत का प्रथम समाचार पत्र है। जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? बंगाल। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल किसके द्वारा शुरू किया गया? जेम्स ऑगस्टस हिकी। और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जिसका प्रशासन जुगल किशोर ने किया था, क्या नाम था इसका? उसका नाम था उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड। और उदंड मार्तंड का प्रकाशन 1826 ईस्वी से कोलकाता से होना प्रारंभ हुआ था। कहां से? कोलकाता। कोलकाता से होना प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा। तो कौन ऐसा समाचार पत्र है जो कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था? उदंड मार्तंड का प्रकाशन कब से होना शुरू हुआ? उदंड मार्तंड का प्रकाशन कब से होना शुरू हुआ? कहां से होना शुरू हुआ? कहां से होना शुरू हुआ? चलिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को किस उपाधि से सम्मानित किया था? देखिए आप सब लोग जानते हैं 1857 के विद्रोह को दिल्ली के क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था बहादुर शाह ने, जो कि उस समय मुगल बादशाह हुआ करते थे, जो कि अंतिम मुगल बादशाह भी रहे हैं। लेकिन सैन्य नेतृत्व प्रदान कर रहे थे बख्त खां। दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह या बहादुर शाह जफर कर रहे थे, लेकिन सैन्य नेतृत्व कर रहे थे बख्त खां। इसलिए सैन्य नेतृत्व बख्त खां कर रहे थे क्योंकि बहादुर शाह जफर का उम्र काफी ज्यादा हुआ करता था, इसलिए बख्त खां सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। और उनके सैन्य नेतृत्व करने के कारण ही बहादुर शाह ने बख्त खां को एक उपाधि प्रदान की थी। और बहादुर शाह ने बख्त खां को जो उपाधि प्रदान की थी वह उपाधि था आपको साहब ए आलम। कौन सी उपाधि था? साहब ए आलम। साहब ए आलम। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को किस उपाधि से सम्मानित? कौन उपाधि से? साहब ए आलम। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय या फिर भारत की आजादी के समय? भारत का विभाजन कब हुआ? 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ है और भारत को आजादी मिला 15 अगस्त 1947 को। ये दोनों घटना के समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे जेबी कृपलानी। कौन हुआ करते थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कौन था? जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जानते हैं ये जो हत्याकांड था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये घटना भारतीय इतिहास का एक परिवर्तन बिंदु है। अब कहिएगा ये घटना भारतीय इतिहास का परिवर्तन बिंदु कैसे है? देखिए इस घटना के होने से पहले तक 50% से अधिक भारतीय अंग्रेजों के पक्ष में हुआ करते थे, अंग्रेजों के पक्ष में काम करते थे, अंग्रेजों को समर्थन किया करते थे, अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया करते थे। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, तो इस हत्याकांड ने समस्त भारत के लोगों के मन में अंग्रेजों को लेकर एक घृणा पैदा कर दिया। इस घटना के बाद भारत के 100% लोग
अंग्रेज से घृणा करने लगा, अंग्रेज से नफरत करने लगा। लेकिन इस घटना से पहले कुछ लोग अंग्रेज से नफरत करता था और कुछ सहयोग करता था, लेकिन इस घटना के बाद भारत के 100% लोग अंग्रेजों से नफरत करने लगे। और इस घटना के बाद ही भारत के लोगों के मन से अंग्रेजों का भय या डर खत्म हुआ, अंग्रेजों का भय या डर खत्म हुआ। और यह घटना असहयोग आंदोलन का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। अगर यह घटना नहीं होती तो 1920 से 1922 के बीच जो आप असहयोग आंदोलन देख रहे हैं, असहयोग आंदोलन नहीं होता। समझ गए? तो इसलिए यह घटना भारतीय इतिहास का एक परिवर्तन बिंदु माना जाता है। समझ गए? जिस बार हम बीपीएससी मेंस लिखे थे 60 से 62वीं में, उसमें एक प्रश्न पूछा था, असहयोग आंदोलन मेंस में असहयोग आंदोलन किन कारणों से हुए, विवरण दे। असहयोग आंदोलन किन कारणों से हुए, विवरण दे। तो यहां पर लिखना था क्या, यहां पे लिखना था 1919 ईस्वी की जो घटनाएं हैं, रॉलेट एक्ट कानून का लागू होना हो गया, फिर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, फिर हंटर कमीशन आयोग का रिपोर्ट हो गया। ये सभी वजह हुए जिस वजह से असहयोग आंदोलन जो है आपको हुए थे। तो अब उस टाइम में इतना नॉलेज नहीं था, तो उस टाइम में तो सिर्फ जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिक्र किए थे, लेकिन जो है अच्छा खासा मार्क नहीं मिला, तब तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। बढ़िया मार्क मिलता तो फाइनल सिलेक्शन हो ये ना जाता जी। ठीक है, तो उस टाइम में बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं था, अब तो थोड़ा ज्यादा हो गया है पहले की तुलना में। तो जलियांवाला बाग नरसंहार, देखिए ध्यान दीजिएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार की अगर आप बात करेंगे ना, तो इसकी जांच को लेकर के हंटर कमीशन आयोग का गठन हुआ। लेकिन जानते हैं, हंटर कमीशन आयोग ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने का काम किया, और हंटर कमीशन आयोग ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए एक बिल लाया था, जिसे इंडेमिनिटी बिल कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए इंडेमिनिटी बिल लाया गया था, और उस बिल के माध्यम से जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाया गया था। और बाद में जब हंटर कमीशन आयोग का रिपोर्ट आया, तो हंटर कमीशन आयोग के रिपोर्ट से भारत के लोग संतुष्ट नहीं थे, जिस वजह से कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच को लेकर के एक कमेटी गठित किया, जिसे तहकीकात कमेटी कहा गया। जैसे अंग्रेजी सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच को लेकर हंटर कमीशन आयोग का गठन किया, उसी प्रकार से कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच को लेकर तहकीकात कमेटी का गठन किया, और इस तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। और महात्मा गांधी को यह कार्य सौंपा गया था कि आप तहकीकात कमेटी का प्रारूप तैयार कीजिए, तहकीकात कमेटी का प्रारूप तैयार कीजिए। तो यहां पर अध्यक्ष के संदर्भ में नहीं पूछ रहा है, प्रारूप के संदर्भ में पूछ रहा है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। एक पॉइंट हम आपको लिखाना चाहते हैं, जो कि कहीं कहीं सब बुक में नहीं मिलता है, और बड़ी शानदार क्वेश्चन है, पूछ सकता है। जैसे आज के डेट में हर परीक्षा हर परीक्षा थोड़ा डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछता है, उसी प्रकार से जो है ये प्रश्न पूछ सकता है। नीचे से लिखिए जल्दी, बहुत ही टाइम हो गया है, तो हमको पता नहीं चला। लिखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए इंडेमिनिटी बिल अंग्रेजी सरकार के द्वारा लाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए इंडेमिनिटी बिल लाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए इंडेमिनिटी बिल लाया गया था। 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 फुल स्टॉप। ठीक है, आंसर महात्मा गांधी होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई शक, दिक्कत, कष्ट, आपत्ति नहीं ना? चलिए, निम्नलिखित घटनाओं में से पहले घटित हुई रूसी क्रांति 1917 में, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1774 से 76, फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 99, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 1858। तो कौन ऐसी घटना है जो पहले घटित हुई है? आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। औद्योगिक क्रांति के दौर में निम्नलिखित में से कौन सा देश इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था? जर्मनी। कौन था? जर्मनी।
है, शांत रहिए ना। ना, जर्मनी होगा, जर्मनी होगा। किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता? रंगभेद के विरुद्ध, रंगभेद के विरुद्ध। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? मंदाकिनी। किसमें? मंदाकिनी। सबनकाया पेरू, एटना इटली, कोलिमा मैक्सिको, मेरापी इंडोनेशिया। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3। आंसर क्या हो जाएगा? सी। पलट लीजिए। बकलोल भी रिजल्ट होगा ना जी? है, रिजल्ट होगा ना आपका परीक्षा और में? पक्का? चलिए आगे आइएगा। सबनकाया ज्वालामुखी कहां? सबनकाया ज्वालामुखी माउंट एटना, एटना, कोलिमा, कोलिमा, मेरापी। सेंटोसा द्वीप कहां अवस्थित है? सिंगापुर। सेंटोसा द्वीप कहां अवस्थित है? सिंगापुर में। सेंटोसा द्वीप कहां अवस्थित है? सेंटोसा द्वीप कहां अवस्थित है? सेंटोसा द्वीप कहां अवस्थित है? निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है डोबर। कौन जोड़ती है? डोबर, डोबर। वही अगर डेविस जल डमरू मध्य की बात करेंगे तो यह ग्रीनलैंड को कनाडा से जोड़ता है, ग्रीनलैंड को कनाडा से, ग्रीनलैंड को कनाडा से आपस में जोड़ता है। जिब्राल्टर की अगर आप बात करेंगे तो मोरक्को को स्पेन से जोड़ता है, मोरक्को को स्पेन से, मोरक्को को स्पेन से जोड़ता है, स्पेन से जोड़ता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को अपनी प्रादेशिक जल सीमा में पूर्ण संप्रभुता प्राप्त है। हां, प्रादेशिक जल सीमा में सब कुछ भारत कर सकता है, टोटल चीज कर सकता है भारत। सही है ये। अपने अनन्य आर्थिक जल क्षेत्र में भारत को सभी प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त है? नहीं, नहीं, कुछ प्राप्त है, कुछ प्राप्त नहीं है। सभी प्रकार के क्षेत्र, सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। कौन सा कथन सत्य? केवल एक। आंसर ए। किस मिट्टी के लिए डक्कन ट्रैप प्रमुख स्रोत रहा है? देखिए, डक्कन ट्रैप जो है काली मिट्टी के लिए प्रमुख स्रोत रहा है, और काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है, और रेगुड़ मिट्टी को ही ब्लैक अर्थ मिट्टी भी कहा जाता है, और ब्लैक अर्थ मिट्टी को ही करेल मिट्टी भी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कहा जाता है। आंसर हो जाएगा रेगुड़। क्या हो जाएगा? रेगुड़। और काली मिट्टी किस लिए प्रसिद्ध है? कपास उत्पादन ना, कपास। कोंकण तट, कोंकण तट जो है गोवा के तट को, गोवा, गोवा, दमन से गोवा। कन्नड़ तट कर्नाटक, 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 गोवा से मंगलौर। हाँ, मालाबार तट केरल, 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 केरल के तट को, मंगलौर और कन्याकुमारी। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आंसर सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? लूनी नदी। कौन नदी? लूनी नदी। ई राजस्थान में बहने वाली नदी है। ये एक ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। इसे लवन नदी भी कहा जाता है, इसे लवन नदी भी कहा जाता है। कौन सा एक लेगुन झील नहीं है? पेरियार। पेरियार केरल में है, नदी द्वारा निर्मित झील है। बादमाकी सब लेगुन झील है। अष्टमुडी केरल में स्थित लेगुन झील है। चिल्का ओडिशा में स्थित लेगुन झील है। पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तट पर स्थित एक लेगुन झील है। नेक्स्ट, चेरापूंजी अवस्थित है खासी पहाड़ी पर। चेरापूंजी कहां अवस्थित है? चेरापूंजी कहां अवस्थित है? खासी पहाड़ी। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? वन्य जीव अभ्यारण्य और राज, मुकाइम्बा कर्नाटक में सही है, डालमा झारखंड सही है, नैयर छत्तीसगढ़ नहीं, नैयर केरल में है, नैयर वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है, कोटीगांव गोवा में है, सही है। आंसर हो जाएगा सी। नैयर छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि केरल में। तो 1 मिनट में बता दीजिए तो, कोटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य, कोटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य, नैयर वन्य जीव अभ्यारण्य, नैयर वन्य जीव अभ्यारण्य, डालमा, डालमा, मुकाम्बिका, 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 CO 846, CO 1148 तथा BO 32 किस फसल की किस्म है? गन्ना। किसका किस्म है? गन्ना, गन्ना का किस्म है। वही अगर आप गेहूं की बात करेंगे तो आप सब लोग जानते हैं, कल्याण सोना, राज 3077, अर्जुन, सोनालिका, ये सब गेहूं का किस्म है। फिर धान की अगर आप बात करेंगे तो जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी,
फिर जो है आपको IR-20, ये सब चावल का किस्म है, ये सब चावल का उन्नत किस्म है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई दार्जिलिंग में 1897 में। शिव समुद्रम में 1902 में स्थापित किया गया था। तो कुछ बच्चा को कंफ्यूजन होगा, शिव समुद्रम तो देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1897 में ही स्थापित कर दिया गया था, जबकि शिव समुद्रम में 1902 में। तो प्रथम स्वाभाविक सी बात है दार्जिलिंग हो जाएगा। और एक बात बताइए, दार्जिलिंग कहां है? हो कहां है? पश्चिम बंगाल, एकदम कंफर्म है। चलिए आप लोग सुंदर हैं। वो निम्नलिखित संघराज क्षेत्रों में किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? लक्षद्वीप में। अरे केरल का पड़ोसी है महाराज, केरल सबसे अधिक साक्षर राज्य है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ोसी का प्रभाव पड़ता है, अड़ोसी पड़ोसी का प्रभाव पड़ता है, इसलिए बढ़िया पड़ोसी ढूंढ करके रखिए आप लोग। कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत। जब दो जीव एक साथ रहते हैं किंतु इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को लाभ होता है, इस स्थिति को कहते हैं परजीविता। क्या कहते हैं? परजीविता, यानी केवल 3। जब दो जीव एक साथ रहते हैं किंतु इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को लाभ होता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? परजीविता। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मॉग। कौन है? स्मॉग। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946। इसकी अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एक बात बताइएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र, प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। देखिए सीधा याद रखिए, भारत का नागरिक जो नागरिकता खो देता है, एक तो अगर वह लगातार 7 वर्ष से भारत से बाहर रहता है, दूसरा अगर वो परित्याग कर देता है, तीसरा स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, या सरकार बर्खास्त कर दिया, या भारत सरकार भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया। ये तमाम आधार है जिस वजह से किसी भी भारत के नागरिकों की नागरिकता संबंधी अधिकार समाप्त हो सकती है। तो पहला भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, हाँ। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, हाँ। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है ना। एगो बात बताइए, इस आधार पर अगर समाप्त होता नागरिकता, तो राजीव गांधी का नागरिकता समाप्त हो जाता, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इटली के भीतर बार में काम करने वाली सोनिया गांधी के साथ विवाह किया, तो राजीव गांधी की तो नागरिकता समाप्त हो जाती। क्या राजीव गांधी की नागरिकता समाप्त हुई? नहीं हुई। तो क्या इस आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो आप भी अपना विदेशी से शादी ब्याह कर सकते, कोई दिक्कत ना है। आपको देश का लोग मिलवे न करेगा, विदेशी कहां से मिलेगी? सरकार की आलोचना करने पर ना, ऐसा कोई बात, सरकार की आलोचना करने पर नागरिकता खत्म होता, तो सबसे पहले तो कन्हैया कुमार का नागरिकता खत्म हो जाता। आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। देखिए ये बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है। पहले ही था न, लेकिन जब मोबाइल क्रांति आई, लड़का लड़की भागने लगा, तब सुप्रीम कोर्ट को परिस्थितियों के अनुसार यह डिसीजन देना पड़ा कि विवाह करना आपका मौलिक अधिकार है। अपने मन से, लड़का है तो लड़की खोज लीजिए, लड़की है तो लड़का खोज लीजिए, अपने मन से विवाह कर लीजिए, ये आपका मौलिक अधिकार है। और ये आपका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। अगर कोई भी विरोध करता है, आपकी मां, आपके पिताजी, आपकी बहन, आपके भाई, कोई भी विरोध करता है, आप अपने मन से शादी किए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वयस्क होना चाहिए, समय वयस्क होना चाहिए, मतलब 18 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए। लड़का लड़की दोनों का अलग अलग है, आप अपना देख लीजिएगा। अरे वो 21 साल विवाह करने का उम्र है, वयस्क होने का उम्र 18 वर्ष है अभी भी, समझ गए? तो उससे अधिक उम्र है। अगर कोई विरोध करता है, मौलिक अधिकार है ही, अगर कोई विरोध करता है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत ना है, लेकिन उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो पहले पैसा जुगाड़ कर लीजिएगा, तब भागम भागी कीजिएगा। आंसर अनुच्छेद 21।
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया? मूल कर्तव्य में। किसमें? मूल कर्तव्य में। मूल कर्तव्य में। मूल कर्तव्य 11 को है ना जी, जो 11 को मूल कर्तव्य है उसमें से ये जो है एक मूल कर्तव्य है। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन है? देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग जानते हैं देश में जो प्रधानमंत्री बने हैं, देखिए 1 सेकंड में हम आपको लिख देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, शॉर्ट नाम लिखे ना जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू की अगर हम लोग बात करें तो 1947 से 1964। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी की अगर हम लोग बात करें तो 1966 से 77, समझ गए। फिर इंदिरा गांधी के बाद जो है आपको मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई की अगर हम लोग बात करें तो 1977 से 78 79, और इसके बाद जो है चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980, और इसके बाद फिर से इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी की अगर हम लोग बात करें तो 1980 से 1984, और इंदिरा गांधी के बाद जो है फिर राजीव गांधी 1984 से 1989, राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, और वीपी सिंह की अगर हम लोग बात करें तो 1989 से 90, और इसके बाद चंद्रशेखर, चंद्रशेखर की अगर हम लोग बात करें तो 1990 से 91, इसके बाद चंद्रशेखर के बाद पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996, पीवी नरसिम्हा राव के बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन के लिए रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जो है एचडी देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा 1996 से 97, एचडी देवगौड़ा के बाद आईके गुजराल, आईके गुजराल 1997 से 98, इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004, और इसके बाद मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह 2004 से 2014, और मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक। (2014) से अब तक, समझ गए। तो ये है प्रधानमंत्री का कार्यकाल, अपना याद रख लीजिएगा। याद है? ठीक है, तब तो सुंदर हैं आप। याद न है तो आप खराब हैं, समझे। आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? 1980, 1980। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? 1980। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। स्वायत्त शासी जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों और संकल्पों के निलंबन की शक्ति किसे है? राज्यपाल। किसे है? राज्यपाल। किस निकाय या किन निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है? 1 2 3। किसी भी निकाय का संविधान में उल्लेख ना है, किसी का भी संविधान में उल्लेख ना है। इसका आंसर दिया हुआ है ए, गलत है। आंसर में इसका आंसर ए दिया हुआ है जो कि क्या है? गलत है। इसका सही उत्तर डी होगा। 1 2 और 3, कोई भी निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है। किस संविधान अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन ना करने का प्रावधान किया गया? 84वां संविधान संशोधन 2001। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा? निम्नलिखित में से कौन सी विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की नहीं है? ह्रासमान लागत विधि। कौन? ह्रासमान लागत विधि। निम्नलिखित में से किसने नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गरीबी का अध्ययन किया? दांडेकर और रथ। दांडेकर और रथ। स्मार्ट